भारतीयों के लिए यह खुशखबरी है कि रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले मजबूती दिखा रहा है और नए रिकॉर्ड बना रहा है। हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ की वजह से रुपए पर दबाव बढ़ रहा था, जिससे इसकी स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूती पकड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी रुपया चर्चा में बना हुआ है और यह सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए गहरे संकेत भी देता है। सवाल ये उठता है कि रुपए के उतार चढ़ाव से भारत को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है और इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से रुपए की गिरावट थम गई है और वह डॉलर के मुकाबले कुछ हद तक स्थिर हुआ है, जिससे उन लोगों को राहत मिली है जो रुपए की कमजोरी को लेकर चिंतित थे। इससे जुड़ी बहस भी अब कुछ शांत होती नजर आ रही है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि रुपए की कीमत में उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसका एक लंबा इतिहास रहा है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब रुपए की एक्सचेंज रेट प्रति डॉलर मात्र 3 रुपए 3 पैसे थी। समय के साथ इसमें गिरावट आई और 1980 में यह 7 रुपए 8 पैसे और 1990 में यह 7 रुपए 8 पैसे था। 16 रुपए 1 पैसा और 2000 तक 43 रुपए 5 पैसे और 2010 में 46 रुपए तक पहुंच गई। 2020 में यह गिरकर 71 रुपए हो गई और फिर सितंबर 2021 से इसकी एक्सचेंज रेट 73 रुपए से बढ़कर बीते कुछ दिनों में 87 से अधिक हो गई। रुपए की गिरावट हमेशा से राजनीतिक मुद्दा भी रहा है, क्योंकि विपक्ष में बैठी पार्टियां इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डालती हैं। रुपए में गिरावट के इन सभी दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। लेकिन वह कैसे? आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यह धारणा छोड़नी होगी कि रुपए की गिरावट का मतलब हमेशा अर्थव्यवस्था का कमजोर होना होता है। वास्तव में मुद्रा के मूल्य का राष्ट्रीय गौरव से सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुप्रत और जटिल होती है, जिसे सिर्फ एक्सचेंज रेट के आधार पर नहीं समझा जा सकता। जब कोई देश वैश्विक व्यापार में हिस्सा लेता है, तो उसकी मुद्रा की विनिमय दर व्यापार पर गहरा प्रभाव डालती है। रुपए की गिरावट का एक सकारात्मक पक्ष ये है कि इससे भारतीय उत्पादकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी वस्तुएं बेचने में आसानी होती है, क्योंकि उन्हें डॉलर में भुगतान मिलता है, जबकि उत्पादन लागत रुपए में बनी रहती है। यही स्थिति आईटी जैसी सेवा प्रधान कंपनियों के साथ भी होती है, जो वैश्विक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती हैं। इसका सीधा प्रभाव ये है कि निर्यात को बढ़ावा मिलता है, जिससे नए और बेहतर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त रुपए की कमजोरी भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण बढ़ा देती है, क्योंकि जब भारतीय मुद्रा कमजोर होती है, तो विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ यात्रा और खरीदारी सस्ती हो जाती है। इसके साथ ही विदेशों में कार्यरत भारतीय जब अपने परिवारों को धन भेजते हैं, तो उन्हें अधिक रुपए मिलते हैं, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। हालांकि रुपए की गिरावट का एक नकारात्मक पक्ष भी है, क्योंकि जब इसकी कीमत गिरती है, तो भारत में आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि विदेशी सामान के लिए अधिक रुपए चुकाने पड़ते हैं। इससे महंगाई की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आम उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करना पड़ता है और घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। यदि आपको जानकारी न हो तो बता दें कि भारत सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है, जिसकी मांग स्थिर बनी रहती है और कीमत के साथ ज़्यादा बदलाव नहीं होता। इसी तरह हम बड़ी मात्रा में सोने का भी आयात करते हैं, जिसकी कीमत पहले से ही ऊंची बनी हुई है। इसके अलावा रुपए की कमजोरी से भारतीय छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई करना और पर्यटन पर जाना भी महंगा हो सकता है। दूसरी ओर देखा जाए तो ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए नए टैरिफ के माध्यम से अमेरिका विभिन्न देशों पर व्यापारिक दबाव बना रहा है, जो विशेष रूप से भारत और अन्य देशों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। ये टैरिफ अमेरिका को भेजे जाने वाले भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त कर के रूप में लागू किया जाता है, जिससे हमारे उत्पाद वहाँ महंगे हो जाते हैं और भारतीय व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए रुपए की गिरावट सहायक साबित हो सकती है, क्योंकि कमज़ोर रुपया मेक इन इंडिया पहल को मजबूती प्रदान कर सकता है।
अब तक इस योजना के तहत भारत में कई उपभोक्ता वस्तुएं, विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन, मुख्य रूप से चीन से आयातित पुर्जों को जोड़कर तैयार की जाती थीं। इस प्रक्रिया में कंपनियां सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का तो लाभ उठाती हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से स्वदेशी उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम नहीं है। हालांकि यदि डॉलर महंगा हो जाता है, तो चीन से ऐसे पुर्जों का आयात भी महंगा हो जाएगा, जिससे कंपनियों को भारत में ही इनके निर्माण की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इससे न केवल देश में शोध एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अन्य देशों के अनुभव बताते हैं कि जब स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, तो अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिलता है और देश आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होता है। कि मुद्रा अवमूल्यन हमेशा अच्छा या बुरा नहीं होता। इस सदी की शुरुआत में चीन ने जानबूझकर अपनी मुद्रा युआन का मूल्य डॉलर के मुकाबले लगभग 30% तक घटा दिया था, जिससे चीनी वस्तुएं विदेशी खरीदारों के लिए सस्ती बनी। ये रणनीति चीन के निर्यात को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देने के लिए अपनाई गई थी। इसके परिणाम स्वरूप चीन के निर्यात में उस अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई और उसकी निर्यात मात्रा में लगभग 50% की वृद्धि हुई, जिससे वह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन सका। दूसरी ओर, मुद्रा अवमूल्यन का एक नकारात्मक उदाहरण दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में देखने को मिला। 1991 से 2000 तक अर्जेंटीना ने अपनी मुद्रा पेसो को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक के अनुपात पर स्थिर रखा, लेकिन 2001 से 2002 के वित्तीय संकट के दौरान निवेशकों का विश्वास कमजोर पड़ते ही कुछ ही महीनों में पेसो का मूल्य 70 से 75% तक गिर गया। इस विनाशकारी गिरावट ने अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे वहां महंगाई बढ़ गई और वार्षिक मुद्रास्फीति 40% से अधिक हो गई। इसलिए हमें भी रुपए की विनिमय दर को राजनीतिक बहस का मुद्दा बनाने से बचना चाहिए। जब भी रुपए में अचानक और तेज गिरावट आती है, तब हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन यह संकट स्वतंत्र भारत में कभी नहीं आया है। हमें रुपए की एक्सचेंज रेट को बाजार की प्राकृतिक ताकतों के अनुरूप दिशा तय करने देना चाहिए, जैसा कि यह समय और परिस्थितियों के अनुसार होता है। इसके बजाय हमें अपनी ऊर्जा और संसाधन उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित करने चाहिए जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास में सहायक हों, जैसे कि रोजगार सृजन, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और व्यापक आर्थिक सुधार। हमें रुपए की विनिमय दर को अस्थिर विवाद का विषय बनाने के बजाय इसे एक सामान्य आर्थिक घटक के रूप में देखना चाहिए, जो किसी भी बाजार की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तो दोस्तों, रुपए के उतार चढ़ाव को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण विषय से अवगत हो सकें।